गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रूपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आए फिर से एक महा जबरदस्त क्लास लेकर सीटेट। देखिए क्या क्या लेकर आए हैं, ध्यान से देखिएगा। सीटेट 2022 का पर्यावरण अध्ययन लेकर आए, यानी आपका जो जेटेट का और या सीटेट का जो आपका एनसीईआरटी बुक, देखिएगा ध्यान से, एनसीईआरटी बुक का जो क्लास 4 का आपका पर्यावरण है वो आज हम पर्यावरण क्लास लेकर आए हैं। और संध्या हमारा डेली 6 बजे आपका लाइव क्लास होता है यूट्यूब में। अगर आप 6 बजे नहीं जुड़ते हैं तो रोज संध्या आप 6 बजे हमारे लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा। चलिए तो देखिए ये आप क्या लेकर आए स्टूडेंट, आज हम पूरा डिटेल इसके बारे में आपको समझाते हैं। तो देखिए सीटेट 2022 के लिए पर्यावरण, और ये क्लास 4 यानी ये सरकारी स्कूल, यानी ये आपका है एनसीईआरटी, समझिएगा ये आपका है एनसीईआरटी का क्लास 4 का। अगर आप क्लास 5 का हमारा वीडियो एनसीईआरटी का पर्यावरण नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आपका पर्यावरण का दिया हुआ, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट पर्यावरण अध्ययन क्लास 4 का, और क्लास 4 किसका, आपका एनसीईआरटी सरकारी स्कूल का एक ही वीडियो में निचोड़ है, जो आपका सीटेट जो दिसंबर 2022 में होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए महा ऑफर है कि अगर किसी को सीटेट जुलाई में तो अब नहीं होगा, दिसंबर, अगर सीटेट 2022 का किसी को स्पेशल नोट्स चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस में स्पेशल नोट्स को परचेज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9939700797, इस पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके स्पेशल नोट्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए मोटिवेशनल थॉट्स के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो दिल से चाहने वाला चीज भगवान भी आपको पूरा करने में मदद करती है। और ये देखिए हमारे जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी का क्या कहना है कि शिखर पर पहुंचने के लिए सामर्थ्य चाहिए, फिर वो चाहे माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके करियर का या आपके जीवन का हो, उसके लिए आपको सामर्थ्य चाहिए। और ये किनका थॉट है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद मिसाइल मैन के नाम से मशहूर है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी रह चुके हैं। तो इनका कहना है कि शिखर पर पहुंचने के लिए सामर्थ्य चाहिए, फिर वो चाहे माउंट एवरेस्ट का हो शिखर हो या आपके करियर आपके जीवन का हो। तो चलिए हेलो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास 4 का देखिए आपको जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था और जो जो आपका इंपॉर्टेंट सब चीज था वो हमने चुन के एक ही वीडियो में इसका निचोड़ निकाला है। तो चलिए छोटे कान बड़े कान, देखिए छोटे कान कौन कौन से जानवर के होते हैं और बड़े कान कौन कौन के जानवर से होते हैं ये बताते हैं। तो देखिए खरगोश का कान बड़ा होता है, याद रखिएगा, खरगोश का कान बड़ा होता है, याद रखिएगा, खरगोश का कान बड़ा होता है। और बाघ के कान क्या होते हैं, छोटे होते हैं, याद रखिएगा। खरगोश का कान बड़ा होता है, कभी कभी लंबा भी देगा, और बाघ का कान क्या होता है, छोटा होता है, इसको याद करिएगा। मगरमच्छ के भी छोटे आपके कान होते हैं, जैसे कान होते हैं, मगरमच्छ के भी छोटे जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देता क्योंकि मगरमच्छ का कान जो होता है ढका हुआ रहता है, इसीलिए दिखाई नहीं देता। तो मगरमच्छ का भी छोटे से छोटे जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देता है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है कि खरगोश का कान बड़ा होता है, बाघ का कान छोटा होता है, मगरमच्छ का भी छोटा कान होता है लेकिन वो आसानी से दिखाई नहीं देता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए देखिए इसी में एक चैप्टर है आशा की मित्र मधुमक्खियां। तो देखिए आशा टूटी एक लड़की का नाम है। तो मधुमक्खी पालन देखिए क्या होता है स्टूडेंट, बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, समझिएगा बात को, ये जब आप एनसीईआरटी जब आप शिक्षक शिक्षिका बनिएगा सरकारी स्कूल में तो ये सब चीज आप बच्चों को पढ़ाइएगा। तो देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। तो देखिए मधुमक्खी पालन जो होता है आपका, तो बिहार का मुजफ्फरपुर का जो बोचाहा गांव होता है उस इलाके में सबसे ज्यादा पेड़ किसका होता है, लीची का। और लीची के फूल और करंज के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि लीची का फूल, याद रखिएगा लीची का फूल और करंज के फूल ये मधुमक्खियों को लुभाते हैं। इसको बेहतर तरीका से आप याद कर लीजिएगा।
चलते बढ़ते हैं आगे की तरफ। अक्टूबर से दिसंबर माह तक, याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर माह तक मधुमक्खी पालन करने का सबसे बेस्ट आपका महीना होता है। ठीक है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। तो मधुमक्खियां जो अंडे देने का कार्य करती है वो आपका अक्टूबर से दिसंबर तक करती है, याद रखिएगा। और अक्टूबर से दिसंबर तक आपका क्या होता है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सबसे सही तरीका होता है। तो ये याद रखिएगा, करंज का फूल भी मधुमक्खी को लुभाते हैं और लीची का फूल भी मधुमक्खी को लुभाते हैं। तो इसको आप बेहतर ढंग से याद कर लीजिएगा। तो देखिए, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, याद रखिएगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर, याद रखिएगा। ये सारा चीज जो आपका क्लास 4 का एनसीईआरटी बुक का जो सरकारी स्कूल का बुक है उसमें ये चीज आपको दिया हुआ है। अगर आप सरकारी स्कूल का बुक नहीं पढ़े क्लास 4 का पर्यावरण, तो आप बिना पढ़े इतना चीज अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरा पर्यावरण का निचोड़ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मधुमक्खी का पालन को हम लोग क्या कहते हैं, एपीकल्चर। इसको याद करिएगा, मधुमक्खी पालन को हम लोग कहते हैं एपीकल्चर। लीची और करंज के फूल फरवरी में खिलते हैं, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। ठीक है, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। ये नोट्स आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, केवल आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस में, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग इस नोट्स को तैयार किए हैं। तो लीची और करंज के फूल जो होते हैं वो आपका फरवरी माह में खिलते हैं, याद रखिएगा। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, याद रखिएगा। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, और छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं, याद रखिएगा। और नर मधुमक्खी का कोई काम नहीं होता है। और मधुमक्खियों के डंक से, मधुमक्खियों के डंक में क्या होता है, फार्मिक अम्ल, याद रखिएगा। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है आपका, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये सब बातें आपको याद रखना है कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। लीची और करंज के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। छत्ते पर भी कुछ नर मधुमक्खी होते हैं। और मधुमक्खी का डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर इतनी बातें आपको याद है तो मधुमक्खी से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट, आपका अगला चैप्टर का नाम, जिसका नाम है पानी के बदलते रूप। तो चैप्टर का नाम क्या है, पानी के बदलते रूप। तो देखिए, एक प्रश्न आपका उठता है, कपड़ा को धूप में क्यों सुखाया जाता है। अब जब क्लास 4 में आप बच्चों को पढ़ाइएगा और बच्चों से आप प्रश्न पूछिएगा कि कपड़ा को धूप में क्यों सुखाया जाता है, तो अब बच्चा उत्तर क्या देगा, कपड़ों को धूप में इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि धूप के कारण कपड़ा का पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, याद रखिएगा। यानी कपड़ा को धूप में इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है कि धूप के कारण कपड़ा का पानी जो वाष्प को हम लोग अंग्रेजी में स्टूडेंट क्या कहते हैं, वेपर कहते हैं, याद रखिएगा। वाष्प को हम लोग कहते हैं वेपर, बनकर उड़ जाता है। यही कारण है कि कपड़ा जो है धूप में हम लोग सुखाते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग को ये बातें सारी समझ में आती होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। जो भी आपको दिक्कत है जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगता है, अच्छा लगता है, खराब, हर प्रकार का कमेंट करिए। अगर अच्छा लगता है तो जरूर अच्छा बताइए, खराब लगता है तो भी बताइए। और भी मैं बेहतर प्रयास करूंगा, और भी मैं बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको पूरी बातें ठीक से समझ में आ जाए। तो देखिए, आगे आपका चैप्टर है घर, तब और अब। तो देखिए, ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूसरे के घोंसले में अंडे देने का कार्य करती है। ये तो बहुत आसान है, आपको पता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूसरे के घोंसले में अंडे देने का कार्य करती है, तो वो होता है कोयल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कौवा और कोयल का जो अंडा होता है ना स्टूडेंट, तो दोनों आपका एक ही जैसा होता है। इसीलिए कौवे के घोंसले में कोयल जाके अंडा दे देती है, और कौवा को ये पता नहीं रहता है कि ये कोयल का अंडा है, तो कौवा उसे अपना अंडा समझकर कोयल के अंडे की देखभाली करती है। और जब कोयल का अंडा फूट के निकल जाता है उससे बच्चे, तो वो उड़ के फिर बाहर चले जाते हैं। तो यही कारण है। कौवा जो होता है स्टूडेंट, कौवे के घोंसले लोहे के तार और लकड़ी की कहानियां लिखा है, यहाँ टहनी होगा, लकड़ी की क्या होगा, टहनियां जैसी चीजों से होती है, याद रखिएगा। तो कौवा जो अपना घोंसला बनाता है लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीजों से बनाती है। तो याद रखिएगा, ये सब चीज आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए,
कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा कौवा कहां पर घोंसला बनाता है, तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाने का कार्य करता है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। याद रखिएगा, क्यों सेता, हमने आपको बता दिया कि कौवा और कोयल का अंडा एक जैसा होता है, इसीलिए कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी देखभाल करता है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आया तो कौवा और कोयल से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बढ़ते स्टूडेंट, अगला आपका पक्षी फाख्ता। फाख्ता जो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है, आपका सीटेट में बहुत बार आपका इस पक्षी से प्रश्न उठा है। तो फाख्ता जो होता है कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। याद रखिएगा, फाख्ता जो है आपका, फाख्ता पक्षी जो है वो कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाने का कार्य करती है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है, तो उस पक्षी का नाम क्या है स्टूडेंट, आपका फाख्ता। याद रखिएगा, फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़, मेड़ का मतलब होता है बीच में, अपना घोंसला बनाने का कार्य करती है। तो यह है आपका पक्षी फाख्ता। बढ़ते हैं आगे की ओर को, चलिए अगला एक पक्षी है, बहुत ही वीवीआई पक्षी है जो आपका सीटेट में बहुत बार आपका पूछा गया है। उस पक्षी का नाम है आपका बसंत गोरी। तो बसंत गोरी ये जो पक्षियां या गर्मियों में टुक टुक करती है, टुक टुक मतलब इधर उधर वो हुलकते रहती है। बसंत गोरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। तो बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन आपको, वीवीआई इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिला कि बसंत गोरी जो पक्षी है वो गर्मियों में टुक टुक करते रहती है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि बसंत गोरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर, यानी पेड़ का जो डाली होता है उसमें गहरा छेद, यानी अंदर तक छेद बना लेता है और उसमें अंडे रखती है, यानी कि इसका दुश्मन कोई भी हमला नहीं करे और बच्चे का अपना देखभाल अंडे को बेहतर तरीके से कर सकती है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो गर्मियों में टुक टुक करती है और गहरे पेड़ के गहरे तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देने का कार्य करती है। तो उस पक्षी का नाम है स्टूडेंट आपका बसंत गोरी। अगर इतनी बातें आपको आता है तो बसंत गोरी से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले पक्षी की तरफ, दर्जिन चिड़िया। ये सब चीज आप लोग जानते हैं, आप लोग को हमने पढ़ाया भी क्लास में, फिर भी आपका क्लास 4 का एनसीईआरटी बुक जो आपका सरकारी स्कूल में चलता है उसमें क्या दिया हुआ है वो चीज आपको हम बता रहे हैं। ऐसे तो आप बहुत चीज जानते हैं, लेकिन क्लास 5 का बुक में क्या दिया हुआ है, क्लास 4 का बुक में क्या दिया हुआ है, क्लास 3 का बुक में क्या दिया हुआ है, ये सारी बातें आपको अलग अलग हम वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। और सारा का निचोड़ आपको एक ही नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, स्पेशल नोट्स आपको क्लास में, उसमें ये सारा चीज आपका दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट बताते हैं आगे दर्जिन चिड़िया के बारे में। तो दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली जो आज से पत्तों को सी लेती है, तो वो क्या करती है, दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से, देखिएगा यहाँ नुकीली क्या होगा, चोंच, नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनमें से एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देने का कार्य करती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी चिड़िया है जो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और एक थैली बना लेती है और उसमें अंडे देने का कार्य करती है। तो उस पक्षी का नाम है स्टूडेंट आपका दर्जिन चिड़िया। अगर इतनी बातें आपको अगर आती है तो दर्जिन चिड़िया से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। बढ़ते स्टूडेंट अगले पक्षी की तरफ, शक्करखोरा। अगले पक्षी का नाम क्या है, शक्करखोरा। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली में रहती है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली में रहती है, तो उस पक्षी का नाम है आपका स्टूडेंट आपका शक्करखोरा। याद रखिएगा। बढ़ते स्टूडेंट कलचीड़ी। अगला पक्षी का नाम क्या है आपका, कलचीड़ी। ये सारा चीज आपका क्लास 4 का एनसीईआरटी बुक में आपका दिया हुआ है। चलिए, तो कलचीड़ी जो आपका पत्थरों के बीच, देखिए कलचीड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है और इनके घोंसलों में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें होती है, ऊन होती है, रुई होती है, बाल सब बिछा रहता है। तो आपसे प्रश्न यहाँ पर बनता है स्टूडेंट कि ऐसा कौन सी छोटी सी चिड़िया होती है जो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है और इनके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, रुई, बाल सब बिछा रहता है। तो इस पक्षी का नाम है आपका कलचीड़ी। यह पक्षी छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। देखिए कलचीड़ी के बारे में, कलचीड़ी पक्षी के बारे में एक बातें आपको और जानकारी मिल गई कि यह जो चिड़िया है यह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाती है
और इनकी चोंच अंदर से क्या होती है स्टूडेंट, लाल होती है। याद रखिएगा, कलचिड़ी ही एक ऐसा चिड़िया है जिसकी चोंच अंदर से क्या होती है, लाल होती है। अगर इतनी बातें आपको आती है तो कलचिड़ी से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं, दोहरा देते हैं कि कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाने का कार्य करती है। इनके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, रुई, बाल सब बिछा रहता है और यह छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खाती है और इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गया तो आपका कलचिड़ी से आपका प्रश्न बिल्कुल आपका परीक्षा में जो सीटेट दिसंबर 2022 में होने वाला है उससे आपका प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे की ओर। चलिए आगे है जंगल के जानवर। देखिए जंगल के जानवर, चलिए हाथी को पानी, देखिए हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। ये चीज आपने पढ़ा भी है, बहुत इजी है। इससे इसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। याद रखिएगा, हाथी एक ऐसा जानवर है जो पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करता है। इससे उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। अगर हाथी कीचड़ और पानी में खेलेगा तो उसको इसलिए वो खेलना पसंद करता है क्योंकि इससे उसके शरीर में जो गर्मी होती है वो गर्मी समाप्त होकर उसके शरीर में ठंडक महसूसपन होती है। यही कारण है कि हाथी आपका कीचड़ में और पानी में खेलना पसंद करती है। हाथी के कान पंखे सूप जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो हाथी का कान का पूछेगा कि कार्य क्या होता है, तो हाथी का कान एक तरह के सूप के तरह होते हैं और गर्मी में क्या होता है कि गर्मी में वो कान को हिलाता है और उसी कान से अपने कान को हिलाकर वो हवा करता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 महीने का हाथी का वजन 200 किलोग्राम वजन का होता है। अगर 3 महीने हाथी का बच्चा है तो उसका वजन जो होगा स्टूडेंट आपका 200 किलोग्राम होगा। और एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एक जो हाथी होता है, एक जो बड़ा हाथी होता है, वो एक दिन में आपका 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा ले लेता है। याद रखिएगा। और 3 महीने हाथी का वजन स्टूडेंट कितना होता है, 200 किलोग्राम का वजन होता है। चलिए आगे हाथी के बारे में और भी जानकारी थोड़ा सा प्राप्त करते हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है। याद रखिएगा, हाथी जो है आपका बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। याद रखिएगा, हाथी जो होता है 24 घंटा में बहुत कम आराम करता है और एक दिन में वो केवल स्टूडेंट कितना सोता है, 2 से 4 घंटा सोता है। याद रखिएगा। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। याद रखिएगा, अगर हाथी को परेशानी आती है तो वो झुंड में जो हाथी रहती है वो एक दूसरे की मदद करती है और इस झुंड में 10 से 12 हाथी और हथिनी और बाकी बच्चे रहते हैं और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड की नेता होती है। याद रखिएगा। तो हाथी का झुंड में 10 से 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं और सबसे बुजुर्ग हथिनी जो होती है वही झुंड की नेता होती है और हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करती है और हाथी दिन भर में केवल 2 से 4 घंटे ही सोने का कार्य करती है। चलिए और भी हाथी के बारे में थोड़ा सा एक लाइन कीमती है बताते हैं। चलिए हाथी के बारे में और भी जानकारी है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। तो 14 से 15 साल तक हाथी अपने झुंड में रहता है, फिर वह झुंड को छोड़कर चले जाता है। अगर इतनी बातें आपको याद है तो आपका हाथी से प्रश्न सीटेट में आपका नहीं छूटेगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले टॉपिक की ओर, सांप। अगला टॉपिक है हमारा सांप। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। याद रखिएगा, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम क्या क्या देख लीजिए, नाग है, करैत है, दुबोया है, अफाई है। याद रखिएगा, हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। याद रखिएगा, हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं और उस 4 तरह के जहरीले सांप में कौन कौन नाम होता है वो भी आपको बता देते हैं। तो वो होता है हमारा नाग होता है, करेत होता है, दुबोया होता है और आपका अफाई होता है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सांप से और भी प्रश्न आपका है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो अब आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि सांप को कितने खोखले दांत होते हैं जिससे वो अपना जहर मनुष्य में या किसी भी जानवर में वो स्थानांतरित करते हैं। तो सांप को कितने खोखले जहर होते हैं, तो याद रखिएगा 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं जिससे उस व्यक्ति के शरीर में जहर चल जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई, देखिए
अगर सांप काट ले तो कौन सी दवाई दी जाती है? सीरम दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से बनाई जाती है। तो सांप के जहर से जो दवाई बनाई जाती है स्टूडेंट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं, याद रखिएगा। सांप के जहर से बनाई जाने वाली दवाई को हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं, याद रखिएगा। सांप के नुकीले दांत नुकीले होते हैं, लेकिन अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है, याद रखिएगा। यानी सांप का दांत जो होता है स्टूडेंट नुकीला होता है, लेकिन अपने शिकार को वो चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरे वो निगल जाता है, याद रखिएगा। और भी सांप के बारे में आपको और भी जानकारी बता दें कि सांप का विष 2 तरह का होता है, जो आपका नोट्स में नहीं दिया है, यहां पर आपको दिया हुआ है। तो चलिए, सांप का जहर 2 तरह का कौन होता है? एक है आपका न्यूरोटॉक्सिक, याद है, और एक है आपका हीमोटॉक्सिक। बहुत VVI है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। सांप के विष 2 तरह का होता है, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। इसको हम लोग न्यूरोटॉक्सिन भी कहते हैं और हीमोटॉक्सिन भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम आपका क्या है? न्यूरोटॉक्सिक और आपका हीमोटॉक्सिक। सांप के बाहरी कान नहीं होते, याद रखिएगा। सांप को कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। जमीन के हुए कंपन को स्पर्श करके ही वो समझ जाता है कि दुश्मन हमारे सामने आ रहा है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। सपेरों को क्या कहते हैं? कालबेलिया। और कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं आपका होती है। तो अगर इतनी बातें आपको याद है तो सांप से आपका प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा। चलिए बढ़ते हैं, आपका अगला टॉपिक जंतु हमारे मित्र। ये आपका चैप्टर का नाम है, क्लास 4 में है। चलिए, जंतु हमारे मित्र। तो जंतु हमारे मित्र में आपका पहला जंतु कौन है? कुत्ता, याद रखिएगा। कुत्ता की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है, याद रखिएगा। कुत्ता की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके से बाहर का कुत्ता आया है। तो कुत्ता इतना चतुर होता है, कुत्ता इतना होशियार होता है कि वह क्या करता है, उसके इलाके में अगर बाहर से कोई कुत्ता आता है तो वह कैसे पहचानता है? तो उसके मल मूत्र के गंध से पहचान लेता है कि यह हमारे इलाके का कुत्ता नहीं है। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में वो कुत्ता क्या करता है कि दूसरे गली के कुत्ता को रगेद कर या उसको चिल्ला कर, भौंक कर, मार कर उस कुत्ते को अपने गली से भगा देता है। क्योंकि कुत्ते का गलियां क्या होता है? बटा रहता है, और सभी कुत्ता अपना गली का बॉस होता है। और कुत्ते अपने टोली को कैसे पहचानते हैं? तो उसके मल मूत्र के गंध से पहचान लेते हैं। यही कारण है कि जब अनजान कुत्ता या बाहर का कोई कुत्ता आता है तो उसके मल मूत्र को वो पहचान लेता है और उसको वहां से, वो उस इलाके से वो बाहर के कुत्ता को रगेद कर या उसको भोंक कर उसको भगा दिया जाता है। तो ये है आपका कुत्ता से प्रश्न, आपका अगर आएगा तो आपका नहीं छूटेगा। अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट, तांगा की सवारी। तो तांगा की सवारी में आपका आ गया घोड़ा। तो घोड़ा आप लोग जानते हैं। चलिए, घोड़े की याददाश्त बहुत तेज होती है, याद रखिएगा। ये सब चीज आपको नोट्स में नहीं दिया हुआ, ये आपको हम बता देते हैं। घोड़े की याददाश्त जो होती है बहुत ही तेज होती है, और इस मामले में घोड़ा हाथी से अधिक तेज होता है, याद रखिएगा। घोड़े की याददाश्त जो होती है बहुत तेज होती है, याद रखिएगा। घोड़े की याददाश्त जो होती है बहुत तेज होती है, और इस मामले में घोड़ा जो होता है हाथी से भी अधिक तेज होते हैं, याद रखिएगा। घोड़े की याददाश्त जो होती है बहुत तेज होती है, और इस मामले में घोड़ा हाथी से भी अधिक तेज होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क घोड़े का मस्तिष्क का वजन लगभग 22 औंस का होता है, याद रखिएगा। यानी एक वयस्क जो आपका घोड़ा होता है उसका वजन आपका मस्तिष्क का कितना होता है? 22 औंस होता है, जो कि मानव मस्तिष्क वजन से लगभग आधा होता है। तो हम लोग का मस्तिष्क का वजन जितना होता है स्टूडेंट से 3.5 किलो होता है, तो उसका क्या होता है? उसका आधा होता है, यानी 22 औंस होता है, याद रखिएगा। चलिए, और भी घोड़े के बारे में जानकारी बताते हैं। धरती पर मौजूद सभी स्तनपायी जानवरों की तुलना में घोड़े की आंखें सबसे बड़ी होती है। तो घोड़े की आंखें, जितना भी आपका स्तनपायी यानी दूध देने वाला जानवर है, तो जितने भी जानवरों की तुलना की जाए तो सबसे जो आपका जानवर का जो सबसे बड़ा आंख होता है वो आपका घोड़े की आंखें होती है। तो आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछेगा कि धरती पर मौजूद ऐसा कौन सा स्तनपायी जानवर है जिसकी आंखें सबसे बड़ी होती है? तो ऑप्शन आपको देगा घोड़ा, हाथी, बाघ, बकरी। तो आप क्या मारिएगा? घोड़ा मारिएगा, याद रखिएगा। घोड़े की आंखें उनके सर के अगल बगल होती है, यही वजह है कि इनकी देखने की क्षमता 360 डिग्री होती है। तो घोड़ा का जो आंख होता है उनके सिर के बगल में होता है,
यही कारण होता है कि वो चारों ओर आसानी से देख लेता है और उनकी देखने की क्षमता जो होती है वो 360 डिग्री होता है, याद रखिएगा। और एक घोड़ा एक दिन में लगभग 100 लीटर पानी पीता है, याद रखिएगा। ये भी बहुत कीमती इंफॉर्मेशन है कि आपका एक घोड़ा लगभग एक दिन में कितनी पानी पीता है, तो एक घोड़ा लगभग आपका एक दिन में 100 लीटर पानी पीता है। चलिए और भी घोड़े से कुछ आपका रिलेटेड टॉपिक है, बताते हैं। घोड़े की आयु लगभग 25 से 30 साल होती है। अगर आपसे पूछेगा कि घोड़े का जीवन यापन काल कितना होता है, तो घोड़े की आयु 25 से 30 साल होती है। एक घोड़े का दिल का वजन 4 से 5 किलो होता है। तो याद रखिएगा कि घोड़ा का जो दिल होता है शरीर में, उसका वजन आपका 4 से 5 किलो होता है। और घोड़े का जो जिंदगी जीवन यापन होता है वो 25 से 30 साल ही वो जीता है। और घोड़े की अधिकतम स्पीड 88 किलोमीटर मापी गई है। अगर एवरेज औसत देखा जाए तो घोड़ा का जो सबसे ज्यादा स्पीड है स्टूडेंट, वो आपका 88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घोड़ा दौड़ सकता है। चलिए और भी देख लेते हैं घोड़े से अगर कुछ रिलेटेड है तो देखिए, पुरुष और मादा घोड़ा के दांतों की संख्या में अंतर होता है। पुरुष तो आप लोग समझते हैं नर, और मादा का मतलब होता है स्त्री। दोनों के दांतों की संख्या में अंतर होता है। नर घोड़ा होता है, नर का मतलब होता है पुरुष घोड़ा को 40 होता है, लेकिन मादा को केवल 36 दांत होते हैं। तो दांत गिनकर भी आप बता सकते हैं कि कौन पुरुष नर है और कौन आपका मादा है। अगर 40 दांत है तो उसका मतलब वो नर घोड़ा है, अगर आपका 36 दांत है तो इसका मतलब वो आपका मादा घोड़ा है। और घोड़ा कभी उल्टी नहीं करते, याद रखिएगा। जैसे मनुष्य उल्टी कर लेता है, भोज में जाके भरदम खा लेता है और उल्टी करने लगता है, लेकिन घोड़ा कितनों भी खा ले वो कभी भी उल्टी नहीं करता, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहाँ पर कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी उल्टी नहीं करता, तो उस जानवर का नाम है आपका घोड़ा। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका गधा। गधाओं को रेगिस्तान का जानवर माना जाता है। तो गधा को हम लोग क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जानवर कहते हैं। रेगिस्तान में एक गधा 60 मील की दूरी से भी दूसरे गधे की आवाज सुन सकता है। तो गधाओं को रेगिस्तान का जानवर माना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रेगिस्तान का जानवर किसे माना जाता है, तो गधा को माना जाता है। और रेगिस्तान में एक गधा 60 मील की दूरी से भी दूसरे गधे की आवाज सुन सकता है। ऐसा उनके बड़े कानों की वजह से होता है। तो सोचिए 60 माइल की दूरी से एक गधा दूसरे गधे की आवाज को सुन सकता है। और घोड़े की तुलना में गधाओं को मुश्किल रास्ते पर चलने का महारथी माना जाता है। यानी जहां पर घोड़ा नहीं चल पाएगा वहां पर आपका गधा चल के दिखाएगा। यानी घोड़े की तुलना में गधा जो होता है वो मुश्किल रास्ते में ज्यादा चलने में माहिर होता है। चलिए और गधे की याद देखिए, गधे के बारे में और भी कुछ जानकारी है। गधे की याददाश्त बहुत तेज होती है। जैसे घोड़े की याददाश्त तेज होती है, उस तरह गधे की याददाश्त भी स्टूडेंट आपका बहुत तेज होती है, याद रखिएगा। गधे को अक्सर ही झुंड में रहने वाला जानवर माना जाता है। गधे को अक्सर झुंड में ही रहने वाला जानवर माना जाता है, लेकिन अकेला गधा बकरियों की झुंड में ज्यादा खुश होता है। अगर गधा कोई अकेला है तो वो किसकी झुंड में रहना पसंद करता है, तो बकरियों की झुंड में वो रहना ज्यादा पसंद करता है। चलिए तो देखिए कितनी बातें आपके गधे के बारे में आ गया। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगला टॉपिक आपका ऊंट है। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, ऊंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो चलिए ऊंट के बारे में पढ़ते हैं। ऊंट बिना पानी पिए बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि ऐसा कौन सा जानवर है जो बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकता है, तो उस जानवर का नाम है आपका ऊंट। हालांकि जब यह पानी पीता है तो एक बार में 150 लीटर पानी पी जाता है। तो सोच लीजिए, और ऊंट जो पानी पीता है आपका सोना जल पीता है, तो 150 लीटर आपका पानी वो पी जाता है। तो ऊंट तो पहले पानी नहीं पीता और पानी पीता है तो वो 150 लीटर आपका पानी पी जाता है, याद रखिएगा। और ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में स्टूडेंट कहते हैं सीप ऑफ द डेजर्ट। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सीप ऑफ द डेजर्ट, याद रखिएगा। सीप ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज, इसको हम लोग कहते हैं सीप ऑफ द डेजर्ट। आपको हम लोग किसको कहते हैं स्टूडेंट, आपको ऊंट को कहते हैं, याद रखिएगा। ऊंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। चलिए तो ऊंट 150 लीटर पानी पी जाता है। ऊंट बिना पानी लंबे समय तक रह सकता है। ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है क्योंकि उनका उपयोग रेगिस्तान में वस्तुओं को लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। इनके पलकों के 3 परत होते हैं। तो ऊँट का जो पलक होता है उसका 3 परत होता है जो उन्हें रेगिस्तान में धूलों से बचाते हैं। इनके देखने और सुनने की क्षमता अधिक होती है। तो ऊँट को देखने और सुनने की ज्यादा क्षमता होती है, याद रखिएगा। चलिए ऊँट के बारे में और भी कुछ जानकारी आपको बता दें। ऊँट की ऊंचाई 7 फीट तक होती है, याद रखिएगा। एक मनुष्य की ऊंचाई 5 फीट 6 फीट होती है, लेकिन ऊँट की ऊंचाई जो होती है स्टूडेंट आपकी 7 फीट होती है। ऊँट 400 किलोग्राम का वजन उठाकर चल सकता है। 400 किलोग्राम मतलब 4 क्विंटल, याद रखिएगा। 400 किलोग्राम का मतलब स्टूडेंट आपका क्या हो गया, 4 क्विंटल, याद रखिएगा। 4 क्विंटल आपका ऊँट क्या करता है, वजन ले जा सकता है। ऊँट का जीवन काल 40 से 50 साल तक होता है। ऊँट का जो जीवन काल होता है स्टूडेंट वो 40 से 50 साल होता है। और ऊँट एक दिन में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो आपसे ये सभी इंपॉर्टेंट बातें आपका ऊँट के बारे में है। ऊँट आपका 7 फीट तक ऊंचाई होता है। ऊँट आपका 400 किलोग्राम वजन ढो सकता है। ऊँट का जीवन काल 40 से 50 साल तक होता है। और ऊँट एक दिन में आपका 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो अगर इतनी बातें आपको समझ में आता है तो आपका ऊँट से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए ऊँट से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आया कि ऊँट की सवारी कहाँ करते हैं। तो ऊँट की सवारी हम लोग राजस्थान में करते हैं, याद रखिएगा। ऊँट की सवारी कहाँ करते हैं, तो ऊँट की सवारी राजस्थान में करते हैं। और राजस्थान में कहाँ करते हैं, रेगिस्तान में करते हैं। रेगिस्तान को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्टूडेंट डेजर्ट, याद रखिएगा। रेगिस्तान को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेजर्ट। और रेगिस्तान में थार मरुस्थल है, यानी रेगिस्तान यानी राजस्थान। रेगिस्तान आपका कहाँ है, राजस्थान में। और राजस्थान में आपका कौन मरुस्थल स्टूडेंट, आपका थार मरुस्थल। थार मरुस्थल आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप बोलिएगा राजस्थान। और राजस्थान में आपका थार डेजर्ट है। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे की तरफ। पौधे की दुनिया। अब पौधे की दुनिया में आ गया आपका एक जानवर केचुआ। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है। केचुआ आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। और जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। तो केचुआ को हम लोग शायद अर्थवर्म कहते हैं, जॉप्टिस को कहते हैं। तो केचुआ क्या करता है, जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है और मिट्टी को भुरभुरा कर देता है। और जमीन में इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है, जिसमें आपका क्या होता है, फसल का उपजाऊ ज्यादा होता है। और केचुआ को किसानों का मित्र भी हम लोग कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। केचुआ मृत पत्तियां और पौधे को खाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि केचुआ का पसंदीदा भोजन क्या है। तो केचुआ का पसंदीदा भोजन आपका मृत पत्तियां हैं और पौधे को खाते हैं। और इनके मल से जमीन आपका उपजाऊ बन जाता है। तो आपका केचुआ मृत पत्तियां और पौधे को खाते हैं और इनके मल से क्या होता है, जमीन क्या होता है, उपजाऊ बन जाता है, याद रखिएगा। तो जमीन आपका उपजाऊ कब बनेगा, जब केचुआ का मल जमीन में जाएगा, तभी उसका उपजाऊ होगा। और केचुए को आपको किसानों का मित्र भी माना जाता है, याद रखिएगा। केचुआ को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, किसानों का मित्र भी हम लोग केचुआ को कहते हैं। अगर इतनी बातें आपको याद आ गया तो केचुआ से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए अगला टॉपिक है स्टूडेंट आपका कल कल छल छल। अब इसी में आता है नदी। तो नदी भूतल और प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत प्रायः कोई झील होता है, हिमनद होता है, झरना होता है या बारिश का पानी होता है और किसी सागर अथवा झील में गिरती है। तो नदी का पानी या तो किसी सागर या किसी झील में जाकर गिरती है, याद रखिएगा। अब देखिए नदी भी आपका 2 प्रकार की होती है। तो ये सब आपको सारा क्लास 4 का एनसीईआरटी बुक में दिया है, सदा नीरा और बरसाती। तो एक होता है सदा नीरा। सदा नीरा नदी किसको कहते हैं और बरसाती नदी किसको कहते हैं, दोनों को अभी हम बताते हैं। चलिए सदा नीरा नदियों का स्रोत जो होता है वो आपका झील होता है, झरना होता है अथवा हिमनद होता है, याद रखिएगा। सदा नीरा जो नदियों का स्रोत होता है वो आपका झील होता है, झरना होता है अथवा हिमनद होता है। और वर्ष भर जल पूर्ण रहती है, और वर्ष भर ये जल पूर्ण रहती है। सदा नीरा माने सब दिन जिसमें पानी रहता है। जबकि आपका बरसाती नदियां बरसात में पानी पर निर्भर करती है। तो सदा नीरा का मतलब होता है जिसमें सब दिन पानी रहे, और बरसाती का मतलब होता है कि बरसात के दिन में जो नदियां पानी पर निर्भर रहती है उसको हम लोग बरसाती नदी कहते हैं। नदी के साथ मनुष्य का गहरा संबंध है। नदी के साथ मनुष्य का गहरा संबंध इसलिए है कि नदी में बहुत लोग स्नान करते हैं। नदियों से केवल फसल ही नहीं उपजाई जाती बल्कि सभ्यता को जन्म देती है। तो नदी में लोग देखिए पूजा करते हैं, बहुत सब चीज हमको सीखने को भी मिलता है।
तो नदी से केवल फसल ही नहीं उपजाई जाती बल्कि सभ्यता को भी जन्म देती है। सभ्यता को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्टूडेंट सिविलाइजेशन। मानव सभ्यता और संस्कृति नदियों के किनारे ही फली फूली है। तो मानव का जो सभ्यता को हम लोग कहते हैं सिविलाइजेशन और संस्कृति को हम लोग क्या कहते हैं कल्चर। ये जो आपका बसा हुआ है स्टूडेंट फला फूला है, ये आपका नदी के किनारे ही बसा हुआ है। चलिए, अगर इतनी बातें याद है तो आपको नदी से प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट आपका तालाब। बढ़ते हैं आप तालाब की जानकारी। तालाब ऐसे जल भरे गड्ढे को कहते हैं जो झील से छोटा हो। हालांकि झील और तालाब के आकारों में अंतर बताने के लिए कोई औपचारिक मानदंड नहीं होता है। तो तालाब तो आप लोग जानते हैं पोखर कहते हैं कि ऐसा जल भरा गड्ढा को कहते हैं जो झील से छोटा होता है। और हालांकि झील और तालाब के आकारों में अंतर बताने के लिए कोई औपचारिक मानदंड नहीं है, दोनों अलग होता है, लेकिन तालाब देख के ही आप उसको पहचान जाइएगा। चलिए, इनका मोटा मोटा नाप लगभग 2 हेक्टेयर से 8 हेक्टेयर तक होता है। तो तालाब का जो नाप होता है स्टूडेंट लगभग 2 हेक्टेयर से 8 हेक्टेयर तक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में नमक होने के कारण गुजरात में समुद्री जल को सुखाकर नमक बनाया जाता है। तो गुजरात समुद्री एरिया है, तो समुद्री एरिया में क्या होता है कि वहां का पानी जो होता है बहुत खारा होता है। तो समुद्र का जल में अत्यधिक मात्रा में नमक होता है। यही कारण होता है कि गुजरात का लोग जो होता है समुद्र का पानी को घर में लाकर सुखाकर उससे नमक का निर्माण करते हैं। अगर इतनी बातें आपको याद होता है, इसी से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका मृत सागर में 1 लीटर में आपका कितना ग्राम आपका कितना मिलीलीटर आपका नमक होता है, तो 300 मिलीलीटर। 1 लीटर पानी में आपका 1.5 सी, इसको याद रखिएगा, 1.5 सी को हम लोग कहते हैं मृत सागर, याद रखिएगा 1.5 सी को हम लोग कहते हैं मृत सागर। यानी पूछेगा क्वेश्चन कि मृत सागर ऐसा कौन सा सागर है जिसमें 1 लीटर पानी में 300 मिलीलीटर नमक निकलता है, तो वो हो गया आपका मृत सागर, याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आपका नोट एवं सिक्के। चलिए, तो नोट और सिक्के, कांसा का बर्तन तांबे और टीन के मिश्रण से बनता है। ये चीज आपको हम पहले भी बताए और सीटेट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि कांसा का बर्तन किससे बनता है, तांबा और टीन से। तांबा को हम लोग कॉपर भी कहते हैं, याद रखिएगा। तांबा का जो यानी कांसा का जो बर्तन बनता है वो तांबा और टीन से बनता है, याद करिएगा। कांसा का बर्तन तांबा और टीन से बनता है। इसको एकदम अच्छी तरीका से याद कर लीजिएगा। क्यों याद कर लीजिए, क्योंकि ये सीटेट में आपका जितना बार भी एग्जाम हुआ है अभी तक, 14 बार सीटेट एग्जाम हुआ है 14 साल तक, और आपका एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आपका छप जाता है रसगुल्ला। तो अगर ये क्वेश्चन आपको याद है तो कि कांसा का बर्तन किससे बनाया जाता है, तो कांसा का बर्तन आपका तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है। और हमारा जो भारतीय नोट होता है उसमें कितनी भाषाएं होती है, तो उसमें 17 भाषाएं होती है। आप पीछे जब आप नोट देखिएगा तो नोट का एगो बॉक्स में आपका 15 भाषा रहता है, एक आपका हिंदी होता है और एक आपका इंग्लिश होता है। तो ये 15 और एक हिंदी 16 और एक अंग्रेजी आपका क्या हो गया, 17 भाषा हो गया। तो टोटल आपका 17 भाषा हमारा जो भारतीय नोट होता है वो 10 रुपया रहे, 20 रुपया रहे, 50 रुपया रहे, 100 रुपया रहे, 500, 1000, 2000 जिसका भी नोट रहे उसमें आपको 17 भाषा नोट में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट आपका बदलते परिवार। अब परिवार से रिलेटेड क्या है, परिवार 2 प्रकार के होते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, ये आपको हम बताते हैं। चलिए, तो एकल परिवार क्या होता है, एकल परिवार में माँ बाप और बच्चे होते हैं, याद रखिएगा। एकल परिवार को हम लोग सिंगल फैमिली कहते हैं। तो एकल परिवार में माँ बाप और बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, माँ बाप, बच्चे होते हैं। नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। तो ये होता है आपका संयुक्त परिवार, याद रखिएगा। चलिए आगे है आपका कुचाई सिल्क। देखिए ये क्या होता है भाई, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। तो कुचाई सिल्क सरायकेला खरसवां, ये कहाँ पर है आपका, झारखंड में। तो सरायकेला खरसवां आपका कहाँ स्टूडेंट, आपका झारखंड में, याद रखिएगा। सरायकेला खरसवां आपका कहाँ पर है, झारखंड में। चलिए बता देते हैं, आपका झारखंड का एक जिला है सरायकेला खरसवां का। कुचाई प्रखंड अपने रेशम उत्पादन और बुनाई कला के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। तो याद रखिएगा सरायकेला खरसवां का कुचाई प्रखंड अपना रेशम उत्पादन और बुनाई कला के लिए पूरे विश्व में आपका क्या है, विख्यात है। अर्जुन आसोन
और शहतूत के पेड़ों से रेशम के कीड़े के अंडे को छोड़ देते हैं। तो अर्जुन आसोन और शहतूत का पेड़ से क्या होता है, रेशम का कीड़ा को अंडे को छोड़ देते हैं। तो रेशम का कीड़ा से ही आपका रेशम का कपड़ा बनता है। इन्हीं अंडों से लार्वा निकलता है जो पेड़ के पत्तों को खाकर तेजी से बढ़ता है। तो इनके पत्तों से, इनके अंडों से क्या निकलता है, लार्वा, और जो पेड़ के पत्तों को खाकर तेजी से बढ़ता है। खाते समय इनके मुंह से लार निकलता है, याद रखिएगा, खाते समय इनके मुंह से लार निकलता है जो उसके शरीर में फैलता जाता है और सूखने पर कड़ा होकर रेशे की शक्ल में ले लेता है। इसी को हम रेशमिया सिल्क भी कहते हैं, याद रखिएगा। यानी खाते समय मुंह से लार निकलता है जो उसके शरीर में फैलते जाता है और सूखने पर कड़ा होकर रेशे की शक्ल में ले जाता है। इसी को हम रेशमिया सिल्क भी कहते हैं। चलिए, अगर इतनी बातें हैं, और भी एक बात है, इसको देख लेते हैं। धीरे धीरे यह कीड़े रेशम के इन्हीं रेशों में उलझते जाते हैं और बंद हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग कॉकून कहते हैं। तो रेशम का जो फूल से जो आपका बंद हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, आपका कॉकून कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका VBI है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि धीरे धीरे जब रेशम से इन्हीं रेशों में उलझते जाते हैं और बंद हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट कॉकून कहते हैं। चलिए, अगर इतनी बातें हैं तो आपका रेशम से, आपका सिल्क वर्म से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कुचाई सिल्क से। चलिए, अगला आपका पूरे हुए सपने। पूरे हुए सपने में आपका दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी तो आप लोग जानते ही होंगे, तीरंदाजी के लिए मशहूर है। तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी के लिए झारखंड के रांची जिला से 15 किलोमीटर दूर रातू के चैती गांव के लिए मशहूर है। तो अब आपसे यहाँ पर पूछेगा कि दीपिका कुमारी जो तीरंदाजी के लिए मशहूर है वह किस राज्य की है, तो वो झारखंड राज्य की है। और झारखंड राज्य में कहाँ की है, तो रांची में है। रांची से कितना दूर, 15 किलोमीटर दूर रातू के चैती गांव में मशहूर है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध है आपका दीपिका कुमारी। चलिए, और भी दीपिका कुमारी के बारे में आपको डिटेल बताते हैं। वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान उसे 2 स्वर्ण पदक जीते। तो 2010 में जब कॉमनवेल्थ आपका गेम्स हुआ था उसमें दीपिका कुमारी ने 2 गो यानी आपका गोल्ड मेडल जीता। याद रखिएगा, गोल्ड मेडल दीपिका कुमारी ने आपका 2000 ओलंपिक में, आपका 2010 ओलंपिक में कितना गोल्ड मेडल जीता, 2 गोल्ड मेडल जीता। दीपिका कुमारी की मां नर्स है और पिता आपका ऑटो ड्राइवर है। याद रखिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लीजिए कि दीपिका कुमारी जो तीरंदाजी में इतना मशहूर है, झारखंड की रांची की रहने वाली, वो उसके माता पिता क्या करते थे, उसकी मां नर्स थी और उसके पिताजी ऑटो ड्राइवर थे। चलिए, और भी दीपिका कुमारी के बारे में कुछ जानकारी बता दें। अर्जुन तीरंदाजी एकेडमी में दीपिका कुमारी को 2005 में चुना गया। तो अर्जुन तीरंदाजी एकेडमी में दीपिका कुमारी को 2005 में चुना गया, याद रखिएगा। और 1 साल बाद जमशेदपुर टाटा तीरंदाजी के लिए यह चुनी गई। 1 साल के बाद जमशेदपुर टाटा तीरंदाजी के लिए कौन चुनी गई, आपका ये दीपिका कुमारी। तो दीपिका कुमारी 1 साल के बाद जमशेदपुर टाटा तीरंदाजी के लिए चुनी गई। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। और भी आपका दीपिका कुमारी से रिलेटेड आपको बता रहे हैं, 15 साल की उम्र में, ये बहुत VBI बात है, इसको याद कर लीजिएगा। 15 साल की उम्र में अमेरिका में उन्होंने वर्ल्ड यूथ चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता। देखिए, 15 साल की उम्र में झारखंड की रांची जिला से 15 किलोमीटर दूर रातू गांव में रहने वाली दीपिका कुमारी ने 15 साल की उम्र में अमेरिका में वर्ल्ड यूथ चैंपियन में गोल्ड मेडल जीती और 3 साल के बाद वो अपना घर आई। यानी 3 साल तक वो अपने घर से दूर रही थी। तो कहते हैं ना स्टूडेंट कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कहते हैं ना कि अगर तुम्हारे रगों में जीतने का नशा है, अगर तुम्हारे धड़कनों में जुनून है, तो आइए उसको उसकी मंजिल की औकात दिखाते हैं। तो अगर आपको कुछ भी चीज पाना है तो उसके लिए आपको संघर्ष करना जरूरी है। तो दीपिका कुमारी अपना संघर्ष को 3 साल तक जारी रखी और 3 साल के बाद वो अपना घर वापस आई गोल्ड मेडल को लेके। अगर इतनी बातें अगर आपको आता है तो आपका दीपिका कुमारी जो तीरंदाजी के नाम से झारखंड में मशहूर है, उससे आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला बढ़ते हैं आपका स्टूडेंट, इसी में आपका अंशुता लकड़ा जो सिमडेगा झारखंड की रहने वाली है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंशुता लकड़ा आपका किस राज्य की रहने वाली है, तो अंशुता लकड़ा आपका झारखंड राज्य की रहने वाली है। अब पूछेगा कि झारखंड में कौन सा जिला का रहने वाली है, तो झारखंड में सिमडेगा जिला में रहने वाली है। अब अंशुता लकड़ा के बारे में जानकारी लेते हैं। वर्ष 2000 में हॉकी खेलना शुरू की। तो अंशुता लकड़ा ने वर्ष 2000 ईस्वी में हॉकी खेलना शुरू की और 2011 में अर्जेंटीना में
खेले गए 4 देशों की प्रतियोगिता में भारतीय महिला हॉकी टीम की अगुवाई की थी, याद रखिएगा। तो वर्ष 2011 में अर्जेंटीना में जो खेला गया था आपका हॉकी जो खेला गया था उसमें वो अगुवाई की थी, माने कैप्टनशिप आपका ये आपका अंशुता लकड़ा ने किया था 2011 में। चलिए, अंशुता लकड़ा अभी वर्तमान में हॉकी झारखंड एसोसिएशन की उपाध्यक्ष है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अंशुता लकड़ा वर्तमान में क्या है, तो अंशुता लकड़ा वर्तमान में हॉकी झारखंड एसोसिएशन की उपाध्यक्ष है। आज हॉकी इंडिया की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मेंबर हुई और मलेशिया के लिए यह चुनी गई थी। इसका मतलब ये आपका हॉकी कहिए, एक तरह से कह सकते हैं हॉकी में ये बहुत ही माहिर खिलाड़ी थी अंशुता लकड़ा। चलिए, अंतिम टॉपिक स्टूडेंट आपका, चलिए अंतिम है आपका भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक। तो चलिए, हर बार क्लास 5 में भी हमने पढ़ा था डॉक्टर सीवी रमन के बारे में। अब यहाँ पर भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन है स्टूडेंट आपका? सलीम अली, याद रखिएगा। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन है? सलीम अली। सलीम अली भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। सलीम अली भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, सलीम अली भारत के जो वैज्ञानिक थे उनका जन्म कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1896 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 1987 को। तो 12 नवंबर 1896 को जन्म हुआ था। बार बार रिपीट कीजिए, 12 नवंबर 1896 को उनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1987 ईस्वी में हुई थी। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और इनकी आयु कितनी था? 91 वर्ष। ये कितने वर्ष तक जिंदा रहे थे आपका? 91 वर्ष तक। और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण आपका क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले छोटा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, यानी आपका 3 नंबर का आपका जो बड़ा पुरस्कार होता है आपका, वो तीसरा पद्म विभूषण से भारत सरकार ने इसे सम्मानित किया, याद रखिएगा। चलिए, प्यार से लोग इन्हें मानव पक्षी या बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो प्यार से सलीम अली को, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा किसको? तो यहाँ आप लोग बोलिएगा सलीम अली को। सलीम अली को, सलीम अली को लोग प्यार से मानव पक्षी या बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो सलीम अली को प्यार से लोग मानव पक्षी या बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सलीम अली आपका पक्षी वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। सलीम अली किसके वैज्ञानिक थे? पक्षी वैज्ञानिक थे। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना में सलीम अली का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो याद रखिएगा कि प्यार से लोग इसे मानव पक्षी या बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। सलीम अली पक्षी के वैज्ञानिक थे। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना में सलीम अली का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमारा क्लास 4 का पर्यावरण? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको समझ में आया या नहीं आया वो भी बताइएगा, और भी हम बेहतर प्रयास करेंगे। रोज संध्या आपका 6 बजे लाइव क्लास होता है। आपका सीटेट का स्पेशल क्लास अभी चल रहा है बाल विकास का, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। संध्या 6 बजे आपकी क्लास होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल टॉनिक क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल टॉनिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहते हैं ना कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखें, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखें, सपने वो होते हैं जो हमको नींद आने ही नहीं दें। कहते हैं ना कि जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो भी व्यक्ति कोशिश करता है उसे एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो ये था हमारा स्टूडेंट आज का वीडियो। अगर आप हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे टॉनिक क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। और अगर आप सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं तो आप फेसबुक को रुपेश झा को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो रुपेश झा ऑफिशियल को यूज कर सकते हैं। अगर इसका फ्री में पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल टॉनिक क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ आपको उपलब्ध मिलेगा। अगर ऑफलाइन क्लास से कोई स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है टॉनिक क्लासेस या ज्ञान गुरु क्लासेस ऑफलाइन, रुपेश झा एमए बीएड, इन फ्रंट ऑफ होटल वृंदावन, होटल वृंदावन के सामने ब्लॉक रोड गोड्डा झारखंड। मोबाइल नंबर दिया हुआ 9939700797।
यहाँ से आप सीटेट का स्पेशल नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज सीटेट का पर्यावरण का क्लास 4 का एक ही वीडियो में निचोड़। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको क्लास 4 का पर्यावरण समझ में आया या नहीं आया, आप अपना कीमती कमेंट जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो मैं रुपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा आज संध्या 6 बजे। तब तक आप लोग तैयार रहिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। पुनः मैं मिलता हूं आपसे आज संध्या 6 बजे। आप लोग पुनः जुड़ जाइएगा लाइव क्लास में संध्या 6 बजे। तब तक सभी स्टूडेंट को मेरे तरफ से जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।